नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोड़ और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। सरकार बनाने वाले गंगोत्री में इस बार जो प्रत्याशी बदला है उसको बीजेपी इस तरह से प्रचारित कर रही है कि एक गरीब बेटे को, एक किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है और जो जन सैलाब उमड़ रहा है उसको भाजपा 2017 से भी और आगे की जीत का संकेत बता रही है। हालांकि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी प्रभाव है वो प्रत्याशियों से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव माना जा रहा है। यही वजह है कि जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो जवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सिर्फ मोदी की बात कर रहे हैं। फूल उनके लिए सेकेंडरी है, मोदी उनके लिए प्राथमिकता में है। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो आए थे, लेकिन उससे पहले की तस्वीर क्या थी, लोग किस तरीके की बातें कर रहे थे, एक नजर डाल लेते हैं। ठेकेदार हम मोदी पर वोट जाना राशन हम तय सब धाने हम तय छड़ा चिनी हम वाला ओ दाल हर को मत बाली बनी जान पेट पैदल बाली हम सब धाने पेंशन भी बढ़ाल तो खैर बढ़ाई लिए 1500 होगी पर हम मोदी पर हम सब सारे मोला फंडा हम मोदी पर जान तो है कहीं तो मैं नहीं फूल हां फूल होता कि वही तो सभा का चुनाव होने जा रहा है और ये समर और ये जो भीड़, क्योंकि मैं सर्वप्रथम अपने राष्ट्र नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का अपने तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक गरीब, एक गांव के रहने वाले व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति पर अपना विश्वास जताया और मुझे उम्मीदवार बनाया। मेरे भाइयों और बहनों, आप तमाम गांव से यहाँ पर लोग, जितने भी हमारे किसान बंधु, हमारे नौजवान, तमाम जो जन समर्थन गांव में मिल रहा है, उन माता और बहनों का मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, उन सब का मैं हमेशा तहे दिल से। आज ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इस समय हमको सजग रहना है। पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो मैं गांव की डांडियों और कांटियों और गांव में जो घूमता हूं, उन गरीब माता और बहनों की जो पीड़ा है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसका मिशन है कि अंतिम छोर का व्यक्ति जो सबसे पीछे की लाइन में, वो कैसे आगे की लाइन में खड़ा हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे जीता जाए। मेरा आप सब यहाँ पर तमाम देवतुल्य हमारे बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर बैठे हुए, उत्तरकाशी के हमारे तमाम नगर के जनमानस, मेरा आप लोगों से निवेदन, अनुरोध है, मेरा आप लोगों से निवेदन और अनुरोध है कि समय पूरा माहौल है और आप सब जानते हैं कांग्रेस छलबल और भ्रष्टाचार के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। और आजकल गांव में जो छलबल का जो वो अपना एक तांडव करने के चक्कर में है, कहीं नहीं है। और आप सबकी जीत होने जा रही है, मेरी नहीं, आप तमाम कार्यकर्ताओं की जीत होने जा रही है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पे आए, मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके तारीख तक आपकी लड़ाई है और 10 तारीख के बाद मेरी लड़ाई आपके साथ है विकास की। मैं विकास करके दिखाऊंगा, एक नया परिवर्तन करके दिखाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चौहान के लिए वोट मांगे। हालांकि उनको 2 दिन पहले 3 फरवरी को आना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते वो उस दिन नहीं आ पाए और आज उन्होंने उत्तरकाशी रामलीला मैदान में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। हालांकि 2 घंटे देरी से पहुंचे, लेकिन एक जो पिछली बार जो बीजेपी ने जो गलती की थी, स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जो विधायक रहे हैं, गंगोत्री के निवर्तमान विधायक, उनको याद नहीं किया गया था पिछली बार और ये बात सुर्खियां बनी थी, अंदर करंट में चल रहा था। लेकिन इस बार इस गलती को भाजपा ने सुधार किया और शुरुआत दौर पे ही उन स्वर्गीय विधायक गोपाल रावत के याद में एक मौन रख करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तमाम जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के, मोदी सरकार के, डबल इंजन के, उन कार्यक्रमों को गिनाया जनता के सामने और ये बात बताई कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार जरूरी है। जो कार्यक्रम चल रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम, वो अगर चलने जरूरी हैं तो उसके लिए बीजेपी को राज्य से भी और केंद्र से भी मजबूत करना बेहद जरूरी है। जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा। हम सब लोगों ने आज प्रातः सुनी
होगी कि हम सबके बीच में हम सबकी आदरणीय दीदी लता जी हम सबके बीच में नहीं मिली। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनको भाव विभोर होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबकी ओर से और अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। कलाकार ही नहीं थी लता जी, संगीत की दुनिया में उन्होंने अपना स्थान तो बनाया था, लेकिन इसके साथ साथ वो मर्म की प्रतीक थी, ममता की प्रतीक थी, मानवता की प्रतीक थी। इसलिए उनका व्यक्तित्व संगीत के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। आप सबके साथ उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मित्रों, मैं आज यहाँ जब आया हूँ तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं देवभूमि में यमुनोत्री और गंगोत्री के उद्गम स्थान ऐसे उत्तराखंड में मुझे आने का सौभाग्य मिला। और वीर भूमि की अगर मैं बात करूं तो फिर चाहे हमारे लाखों सैनिक जो देश के प्रहरी के रूप में खड़े हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, और साथ ही साथ आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ने वाले चिंद्रिया लाल जी उत्तरकाशी के, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो भारत रत्न उत्तराखंड के पहले हुए, और हमारे कालू महाराज जी जिन्होंने क्रांतिवीर ऐसा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, इन सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और इनसे आशीर्वाद देता हूं। मित्रों, मैं अभी हमारे सुरेश चौहान जी को सुन रहा था। वैसे राजनीति में आप सब लोग माहौल का तो पता लगा लेते हैं। जब उनका नाम लिया गया और जो आपकी तालियां और सीटियां बजी, उसने ये मुझे बता दिया है कि आपने बता दिया है कि आपने भरपूर दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। ये हमको, लेकिन दो तीन बातों के बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए और राजनीति की बारीकियों को भी समझना चाहिए। ये सिर्फ सुरेश चौहान को विधानसभा में भेजने का या रावत जी को विधानसभा में भेजने का सिर्फ माध्यम नहीं है, सिर्फ रास्ता नहीं है। ये उत्तराखंड को अगले दशक की विकास की यात्रा में आगे ले जाने का रास्ता है। यह भी हमको ध्यान में, और भैया मेरे आपकी बात सुन रहा हूं मैं मोदी जी ने ही भेजा है मुझे। सरकार हमारा तो मैं ये कह रहा था कि राजनीति की बारीकियों को समझने की जरूरत है। सुरेश चौहान जी खड़े हुए, उन्होंने बताया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। उसी तरीके से रावत साहब आए थे तो उन्होंने कहा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। भैया बैठ जाओ, मेरा स्वागत हो गया है। ये जो रिपोर्ट कार्ड की प्रथा है, ये संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और प्रत्याशी ही कर सकता है। इसको हमको याद रखना। कोई कांग्रेस का नेता इस तरीके से खड़े होकर के अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रख सकता। इसलिए नहीं रख सकता है क्योंकि वह हमेशा लोभ लुभावने भाषण और वायदे करके चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद भुला देते हैं, भूल जाते हैं और फिर नए नारों को लेकर के आ जाते हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी की पार्टी की संस्कृति है। जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत लेकर के हम चलते हैं। इसलिए मित्रों, हमें ये फक्र है कि हम सब लोग एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो गौरव के साथ कह सकते हैं, जो कहा करेंगे, बीजेपी ही करेगी और कोई नहीं करेगा। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, समाज के अंतिम पायदान में रहने वाला व्यक्ति इसकी चिंता करने वाला है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं। आप बताइए, जब मोदी जी ने कहा कि हम जनधन के खाते खुलवाएंगे, जनधन के खाते खोलो, तो सब लोगों को, कांग्रेस पार्टी को इसमें मजाक सूझा। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये खाते खुलवाने से क्या होगा, खाते खुलवाने से क्या होगा। मैं यहां, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, गांव गांव में जाएंगे तो मेरी बात सुना देना लोगों को। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंक को राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज 1971 में किया था, लेकिन बैंक के खाते 2014 तक सिर्फ 3.25 करोड़ लोग ही ऐसे थे जिन्होंने खाते खुलवाए थे और बैंक की दहलीज को पार किया था। 130 करोड़ की जनता में सिर्फ 3.25 करोड़ लोग थे जो बैंक की सुविधा के पास पहुंचे थे। ये जीरो अकाउंट पर बिना पैसे दिए हुए जनधन का खाते खुलवाने का, गरीब के मर्म को समझने का मोदी जी ने जो निश्चय किया, आज देश में 45 करोड़ जनधन खाते हैं, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और इसका लाभ क्या हुआ? इसका लाभ ये हुआ कि जब कोरोना आया, 3 महीने का लॉकडाउन लग गया, न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, न कुछ। उस समय 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए 3 महीने तक पहुंचाने का काम इस जनधन खाते से महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया। ये भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए हमने कहा, ये गरीब की पार्टी, ये महिलाओं की पार्टी, ये युवाओं की पार्टी, ये वंचित की पार्टी, ये शोषित की पार्टी, उसको धारा देना, उसको मजबूती प्रदान करना, ये काम किया। और उत्तराखंड में 26,83,000 बहनों के खाते में पहुंचाया गया जनधन खाते के जरिए से। कितनी संख्या है? 26 लाख। ये संख्या पहुंचाई गई जनधन खाते के। उसी तरीके से स्वच्छता अभियान को उठा लीजिए। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि मैं स्वच्छता करूंगा। स्वच्छता की बात महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद जितने भी गांधी आए, किसी ने भी स्वच्छता की बात नहीं की। 2014 में मोदी जी ने स्वच्छता की बात की और 11 करोड़ इज्जत घर शौचालय बना करके लोगों को दिया। ये हमको याद रखना चाहिए। अब उसका भी मजाक उड़ाया गया। प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है, इज्जत घर की बात कर रहा है। आपके यहाँ 5,22,000 इज्जत घर बनाए गए। इसका मतलब 5,22,000 लोग और देश में 11 करोड़ लोग, यानी हमारी बहनें, हमारे बच्चे अपने दैनिक क्रम के लिए, उससे नित्यक्रम से निवृत्त होने के लिए खेतों में जाया करते थे, जंगलों में जाया करते थे, सड़कों पर जाया करते थे और माताएं बहनें सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद निकलती थी अपने दैनिक नित्यक्रम से निवृत्त होने के लिए। क्या ये सच्चाई नहीं थी? क्या ये सच्चाई नहीं थी? और आज 11 करोड़ इज्जत घर बनाए गए और 5,22,000 इज्जत घर उत्तराखंड में बना करके 5,22,000 बहनों को इज्जत देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, धामी जी की सरकार ने किया। ये हमको याद है।
इसलिए ये मुद्दे सुरेश चौहान को पहुंचाना है। किस लिए पहुंचाना है? इसलिए पहुंचाना है कि हमारे जिले में कोई घर बिना इज्जत घर के न रहे। इसलिए पहुंचाना है कि हमारा कोई घर विकास के से अछूता न रह जाए। ये हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, अब मैं तो पहाड़ से आता हूं, बताइए माताएं बहनें सुबह 5 बजे उठ करके जंगल में जाकर के लकड़ी काट करके ला करके सुबेरे का चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? गांव में महिलाएं 5 बजे उठकर लकड़ी काट करके लाती थी कि नहीं? गांव से जंगल में जाती थी कि नहीं जाती थी? आजकल मोदी जी ने उज्ज्वला के माध्यम से 9 करोड़ 97 लाख यानी 10 करोड़ बहनों के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया है। और उत्तराखंड में भी 3,65,000 चूल्हे दिए गए हैं। अब बहनें 5 बजे सुबह उठकर लाइटर से टक से जलाती है और 5 मिनट में चाय बना करके देती है। यह महिला सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ, हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ है? ये है फर्क। और मैं आपको बताऊं, अब मेरी उम्र 60 साल है। जब मैं 20 साल का था, 30 साल का था, तो मेरे गांव में और मेरे इलाके में कोई ऐसा गांव नहीं था जहां कोई बहन पेड़ से गिर करके या तो टांग न तुड़वाया हो या रीढ़ की हड्डी पर चोट न लगवाया हो। ये स्थिति होती थी क्योंकि वो लकड़ी काटने जाती थी। हर गांव में कोई न कोई महिला आपको अपाहिज मिल जाती थी। आज आजाद भारत में मोदी जी ने महिलाओं को आजाद किया तो गैस का कनेक्शन पहुंचा करके उनको नए तरीके से जीने का रास्ता दिखाया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। सौभाग्य योजना, बिजली और बिजली घरों में पहुंचाना, 2 करोड़ 62 लाख घरों में देश में बिजली पहुंचाई गई। घर की बात कर रहा हूं। 18,000 गांव में 1,000 दिन में मोदी जी ने तो पहुंचा दी बिजली। अब घरों में पहुंचाई कितनी? 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली पहुंचाई। और उत्तराखंड में 2,48,000 घरों में बिजली पहुंचाई। मुझे मालूम नहीं, मेरे गांव में जो गांव से अलग हट करके रहते हैं उनको पालंगरी बोलते हैं, पालंगरियां बोलते हैं, जो अलग अलग घर गाँव में पहाड़ों में अलग अलग बस जाते हैं और उनके लिए बिजली पहुंचाना एक कठिन काम होता है। मुझे आपका मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो होता था। एक गरीब आदमी, मैं 98 में मैं पहली बार एमएलए बना। 94 में पहली बार एमएलए बना। तो जब मैं एमएलए बना तो लोग गरीब मेरे पास आते थे, बोलते थे बिजली दे दो, बिजली दे दो, बिजली दे दो। तो मैं बोलता था जेई, जूनियर इंजीनियर हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ शायद असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं, एई बोलते होंगे, यहाँ भी जेई बोलते हैं। तो जूनियर इंजीनियर वो हमारे लोगों को, मैं बोलता था कि क्या दिक्कत है तुमको बिजली मिलने? तो बोलता है, जूनियर इंजीनियर बोलता है 200 मीटर की तार लगेगी तेरे घर को बिजली पहुंचाने में, मैं तेरे को सिर्फ 50 मीटर दूंगा या 100 मीटर दूंगा, 100 मीटर तू खरीद करके ला। ये गांव की स्थिति थी कि नहीं थी? आपके यहाँ भी ये स्थिति थी कि नहीं थी? और साथ में गांव वालों को बोलता था, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ तो उसको खंबा बोलते हैं, जो खंबे लगते हैं बिजली के पोल के लिए। तो पूछता था कितने खंबे लगेंगे? बोले 3 खंबे लगेंगे। बोला आधा गांव लेकर के आना और कंधे पर खंबा ले जाना, खंबा पहुंच जाए तो बताना, तो मैं बिजली लगाने आऊंगा। ये स्थिति थी। अब मोदी जी ने सौभाग्य योजना में आपके यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली पहुंचाई। और अब स्थिति यह है कि आप आज फॉर्म भरो और 5 दिन के अंदर सरकार आपके घर मुफ्त तार, मुफ्त खंबा और बिजली लेकर के आती है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 180 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है और इसमें लगभग 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की 10 किस्तें दी जा चुकी हैं। और उत्तराखंड में भी यह 9 लाख किसानों को यह सुविधा दी गई है और इसके साथ साथ 1400 करोड़ रुपए इसमें भी खर्च हुए हैं। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि आप अपनी उंगली से जब बटन दबाते हैं तो सुरेश चौहान पहुंचता है, जब सुरेश चौहान बटन दबाता है तो मोदी जी हमारे को यहां पर डबल इंजन की सरकार देते हैं। ये हमको ध्यान रखना। आयुष्मान भारत मित्रों, आपको मालूम है ना कि किसी गरीब के यहां कोई कैंसर हो जाता था तो जमीन बिक जाती थी, किसी गरीब के यहां किसी के हार्ट का ऑपरेशन हो तो मकान बिक जाता था। आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ की सुविधा आयुष्मान भारत, 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग, यानी देश की 40% आबादी, और उस आबादी में कौन लोग हैं? गरीब लोग, रिक्शा वाला, फेड़ी वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, ठेला चलाने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया है और सालाना उनकी इलाज के लिए 5 लाख रुपए गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए दिया है। और आपके यहाँ तो ये सोने में सुहागा, आपके यहाँ इसके साथ साथ अटल आयुष्मान योजना भी है जिसमें 10 लाख रुपए हो जाता है, 5 लाख केंद्र का, 5 लाख आपका, और इसमें भी लगभग 45,000 परिवार कवर होते हैं। यानी आज उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार आई है कोई गरीब ऐसा नहीं है जिसका इलाज गंभीर बीमारी के लिए मुफ्त ना होता हो। उसका सारा नहीं कह रहा हूं, ये आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर का प्रोग्राम है जिसको हमको याद रखना चाहिए। और फौजियों की अगर मैं बात करूं तो सैन्य धाम कहां बन रहा है? तो उत्तराखंड में बन रहा है। सैनिकों की चिंता किसने की? मोदी जी ने की। अभी ये OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, मालूम है ये डिमांड कब उठी थी? 1971, 1971, 1972 में ये डिमांड उठी। आज मोदी जी ने 42,000 करोड़ रुपए OROP के माध्यम से सैनिकों के घर में पहुंचाए हैं और 1,16,000 उत्तराखंड के सैनिक हैं जिनके घरों में 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा पहुंचाई गई है। उसी तरीके से भगवान न करे हमारा कोई नौजवान सीमा पर शहीद हो, लेकिन अगर शहादत होती है तो उसके लिए भी 10 लाख से बढ़ा करके 15 लाख मार्टियर्स के घर पहुंचाना, यह भी जिम्मेवारी मोदी जी की सरकार ने ली है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ग्रुप C और D में उनके परिवार के बच्चों को नौकरी लगे, इसकी भी व्यवस्था की गई। अभी बजट आया 3 दिन 4 दिन पहले, निर्मला सीतारमण जी ने दिया 60 लाख नई नौकरियों का अवसर बनेगा प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव के कारण। उसी तरीके से 25,000 किलोमीटर की सड़क एक साल में हाईवे बनेंगे, 25,000 किलोमीटर बनेंगे और 20,000 करोड़ रुपए एक साल के अंदर खर्च होगा। ये बजट का प्रावधान निर्मला जी ने देश के लिए किया है, उसको भी याद रखना चाहिए। MSP देना 40,000 करोड़ रुपए खर्च होगा एक साल के अंदर और उत्तराखंड में भी होगा, ये भी ध्यान में रखना है। अभी जो बजट आया उसमें पर्वतमाला जिसमें 60 किलोमीटर के रोपवे बनेंगे और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दोनों ही प्रदेश इसमें से सबसे ज़्यादा लाभ उठाएंगे। वो भी हमको याद रखना है, उसको भी हमको समझना चाहिए कि रोपवे आने का क्या अर्थ बनता है और रोपवे से हम किस तरीके से विकास कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ जो काम रोपवे का चल रहा है, 3 रोपवे का काम चल रहा है। रानीबाग से हनुमानगढ़ी लगभग 12 किलोमीटर का ये रोपवे का काम चल रहा है। गौरीकुंड से लेके केदारकुंड, इसके लिए केदारनाथ, इसके लिए भी 8.5 किलोमीटर का रोपवे का काम चल रहा है। उसी तरीके से गोविंद घाट से घनघरिया तक 8.8 किलोमीटर का काम चल रहा है। और यह टूरिस्टों को तो लाएगा ही लाएगा, डिफेंस के लिए भी काम आएगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम आएगा। उत्तराखंड के विकास में एक नई कहानी रचेगा, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और इसको भी ध्यान में रख करके जब भी हम बात करें गांव में तो इन सारी बातों को हम सबके सामने लोगों को लाना चाहिए। ये 4 धाम की रोड जिसमें 889 किलोमीटर की सड़क बनेगी और लगभग इसमें 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी।
केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनको जोड़ेगी। ऑल वेदर रोड होगा। आप बताइए, इस रोड से उत्तराखंड का भविष्य आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मित्रों, यह सिर्फ सड़क नहीं है, यह विकास की गंगा है। याद रखना, यह विकास की गंगा है। उत्तराखंड को नए अवसर देगा, नए रास्ते देगा, नए रास्ते दिखाएगा, और इसलिए ऐसी चीज़ों के बारे में भी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एम्स में, ऋषिकेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना। अब उधम सिंह नगर में एक नया सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। किसने बनाया? या तो अटल जी ने बनाया या फिर मोदी जी ने बनाया। जो भी विकास हो रहा है वो सारे का सारा उसी समय हो रहा है। मुझे अभी बताया गया कि जानकी चट्टी से लेकर यमुनोत्री तक भी रोपवे का काम चल रहा है। अब समझ में आया सुरेश चौहान का मतलब क्या है? समझ में आया आपको? बीजेपी का मतलब क्या है? बीजेपी से कमल के निशान का क्या मतलब है? अब आपको समझ में आया? उसी तरीके से मैं कह रहा था कि यहाँ पर उधम सिंह नगर में जो एम्स का बन रहा है सैटेलाइट सेंटर, उसका भी श्री गणेश मोदी जी ने पीछे आकर के रखा था। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के रेल लाइन बन रही है। 100% लैंड का एक्विजिशन हो गया है। नमामि गंगे के तहत 521 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। केदारपुरी का भी पुनरुद्धार हो रहा है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने उसकी सारी असेसमेंट की है। उसी तरीके से टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन बन रहा है। एक तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। डॉपलर, मुक्तेश्वर में डॉपलर बन रहा, ऑपरेशनल हो गया है। सुरकंडा देवी टेम्पल से टेहरी में डॉपलर इंस्टॉल हो रहा है। लैंसडाउन में डॉपलर लग रहा है। इससे हम नई विकास की यात्रा शुरू कर सकेंगे, ये भी हमको लाभ मिल रहा है। उसी तरीके से हमारा जो जॉली ग्रांट का एयरपोर्ट है, यह भी अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन करके तैयार हो रहा है। मैं बहुत सी आपके सामने ये कहानी बता सकता हूँ विकास की, जो विकास की कहानी यहाँ पर हुई है। लेकिन मैं अगर ग्रामीण सड़क की बात करूँ तो सबसे 2-3 बातें मैं महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा। मित्रों, मोदी जी के आने के बाद, मैं भी पहाड़ी राज्य से हूँ और आप भी पहाड़ी राज्य से हैं। कांग्रेस के ज़माने में हमारे को बजट में स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो बेनिफिट मिलता था वो बंद कर दिया गया। हमें नहीं मिलता था क्योंकि आपने कभी मांग ही नहीं की थी। लेकिन जैसे ही मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो 2014-15 के बजट में उत्तराखंड को, हिमाचल को और पहाड़ी राज्यों को फिर से स्पेशल कैटेगरी स्टेट में डाल करके स्पेशल असिस्टेंस आर्थिक रूप से देने का काम किया। तो मोदी जी ने किया है, ये हमको याद रखना चाहिए। हर एक जगह स्कीम में 60% अगर भारत सरकार खर्च करती है तो 40% खर्च करना पड़ता है प्रदेश में। लेकिन उत्तराखंड में अगर केंद्र सरकार 90% खर्च करती है और प्रदेश सरकार को सिर्फ 10% खर्च करना पड़ता है। ये उत्तराखंड के लिए मोदी जी ने विकास की कहानी लिखी, एक नई योजना को लेकर के। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आपके यहाँ 765 ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या 250 से नीचे है। ये प्रधानमंत्री गरीब ग्रामीण सड़क योजना में कवर नहीं होते थे। ग्रामीण सड़क योजना में पहले 1000 की बस्ती होती थी, वो कवर होती थी। बाद में अटल जी ने पहाड़ी राज्यों में उसको 500 किया था, और मोदी जी ने 250 से भी अगर छोटा गांव होगा, 250 की आबादी से भी छोटा गांव होगा, तो वहां भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पक्की सड़क पहुंचाई जाएगी। और उत्तराखंड में 765 ऐसे गांव निकले हैं जिसको ये काम दिया गया, जिसपे ये काम होगा। उसी तरीके से आपके यहाँ डे केयर कैंसर यूनिट 7 जिलों में लग रहा है। उसी तरीके से फ्री टैबलेट्स बच्चों को बांटे जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए शिक्षा मुफ्त की जा रही है। हमारे जो गेस्ट टीचर्स थे उनकी सैलरी 15,000 से 25,000 कर दी गई है।
ये आपको सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि दर्द और मर्म रखने वाली सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार किस तरीके से लोगों के हित में काम कर रही है, उसको हमको याद रखना चाहिए और उसके लिए सुरेश चौहान जी को मदद करनी चाहिए और उनको हमको ताकत प्रदान करना चाहिए। आपके उत्तरकाशी जिले में ही और गंगोत्री के ही विधानसभा क्षेत्र को ले ले तो 5,840 इस जिले में इज्जत घर बने हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 51,204 लोगों को मिला है और 55 करोड़ लोगों को ये सुविधा दी गई है। उसी तरीके से यहाँ पर जो सीलन पालन विलेज है वहाँ से लेके हीना विलेज तक ये रोड का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। गंगोत्री में घरों में 100% बिजली पहुंच गई है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई घर बगैर बिजली के नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये आपको बताना चाहते हैं। अब आपको याद होगा मोदी जी ने 2014 में कहा था बिजली पहुंचाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, तो उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने मखौल बनाने की कोशिश की थी। आज उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, कोई गांव बिना बिजली के नहीं है और कोई घर बिना बिजली के नहीं है। ये 56 इंच के सीना का हमने काम देखा है, ये हमको वह भारतीय जनता पार्टी ने ही किया और जो काम आगे करेगी वह भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, ये याद रखना। बाकी सब लोग आएंगे, लोग लुभावने भाषण देंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और फिर चले जाएंगे, दर्शन नहीं देंगे, अपना घर भरेंगे, वंश चलाएंगे, परिवार चलाएंगे, लेकिन लोगों की बात नहीं करेंगे, लोगों का विकास की बात नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो हर चीज पर ध्यान देती है, गरीबों की चिंता करती है, माताओं बहनों युवाओं की चिंता करती है, उनको मुख्य धारा में शामिल करने की बात करती है, सड़कों का जाल बिछाती है, बिजली घर घर पहुंचाती है, आपका जीवन अच्छा हो इसके लिए कॉलेज स्कूल इंस्टीट्यूशंस को खोलती है और विकास की एक नई कहानी लिखती है। अभी आजकल मैं देखता हूं हमारे नेता कांग्रेस के आजकल जहां जाते हैं मंदिरों के दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, कोई गंगा आरती करता है, कोई यमुना आरती करता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के मंदिर को बनाने में लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया था कि नहीं किया था। आजकल चंदन लगा करके कैमरे के सामने आकर के भाषण दे रहे हैं। मित्रों, ये हाथी के दांत खाने की ओर है और दिखाने की ओर है। ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो आपको भारत की संस्कृति याद तो आई, मंदिरों में जाना तो शुरू किया, यह भी सिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको सिखाया, यह भी आपको याद रखना चाहिए। विकास किसी ने किया और करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपके सामने एक लंबी लिस्ट बताई है सारे काम, एक भी काम मैंने गलत बताया हो या एक भी आंकड़ा मैंने गलत बताया हो तो मुझे पूछ लेना। और मीडिया वालों से मैं विशेष करके कहना चाहता हूँ कि मैं आंकड़ों के आधार पर आपके सामने आया हूँ और ये आंकड़े बोलने भी कठिन होते हैं और आपको याद रखने भी कठिन होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डंके की चोट पर यह बताने आया है कि गंगोत्री हो या यमुनोत्री विकास करेगी, या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश विकास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधि करेगा। इसको हमको याद। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें अगला दशक उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का विकास होगा। और इसलिए आप सब लोग, अब कोरोना का संक्रमण है, बड़ी संख्या में आप आ नहीं सकते थे आप, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। जाइए, गांव गांव जाइए, घर घर जाइए, मेरा संदेश पहुंचाइए, मोदी जी का संदेश पहुंचाइए और खुशहाली में अपने आप को शरीक कीजिए, विकास में अपने आप को जोड़िए और एक नया उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड के रूप में देखने का जो निश्चय किया है उसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सब लोगों ने